तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आने वाले इन लिमिटेड डेज में आप खुद को एक मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या आपके खुद के स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने हैं, और वो भी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, प्रूफ के साथ मैं कौशिक मोहंती आज के इस सेशन में डिलीवर करने जा रहा हूं। तो सेशन का एक एक मिनट, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखिएगा अगर आप इस सेशन से प्रोडक्टिव चीजें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बीच में अगर कोई चीज आपका छूटा और कनेक्शन लूज हुआ तो कोई ना कोई पॉइंट आपको दूसरे पॉइंट से मिसलीड करने टाइप का लग सकता है, तो आप मुझे ब्लेम करेंगे। इससे बेहतर आपको अगर देखना है तो एंटायर वीडियो देखिएगा, अगर नहीं तो अभी से आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प भी बनाए रखा है इस वीडियो में, मैं यूजुअली नहीं बनाता हूं, ताकि अगर एक बच्चा बोर हो जाए तो वो अपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको वो नीचे क्लिक करके देख सके। तो आपके सहूलियत के लिए सब कुछ बनाया जा रहा है, आपके टाइम को सेव करने के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, एक बार उनके ऊपर नजर डाल देते हैं, फिर हम बात करेंगे इन पॉइंट्स के और डिटेल की। इस साल का सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये रहा है कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। पैटर्न में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मार्क्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जो एक मेजर चेंज है वो उसके टाइम अलॉटमेंट में है। आरआरबी पीओ और क्लर्क दो ऐसे पेपर हुआ करते थे साल में जिनमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, एक कंपोजिट टाइम हुआ करता था। बट आज साल 2024 में एक नए पैटर्न का इंट्रोड्यूस किया गया जहां पे आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है। तो हर सब्जेक्ट के लिए कितने कितने टाइम आपको दिए गए हैं, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न दिखाऊंगा, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और आप उसको कैसे बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आज का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिथ रिगार्डिंग आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस एग्जाम। प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये पॉइंट लेजिटिमेट था या नहीं। मैं आपको पहले ही आगाह कर देना चाहता हूं, अगर आप मेंस के लिए कोई भी सेशन, कोई भी कंटेंट को आप रेफर कर रहे हो या प्रीफर कर रहे हो, तो उस कंटेंट का वैलिडिटी थोड़ा देख लीजिएगा कि वो रियल एग्जामिनेशन के हिसाब से रिलेवेंट है या नहीं। रिलेवेंसी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूं कि हम कभी भी किसी मेंस एग्जामिनेशन को किस मेंस एग्जामिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं। जो पिछले सीजन के आखिरी में मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं वही हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं। इस बार का सीन थोड़ा अलग है कि एसबीआई क्लर्क मेंस इसी साल में हुआ, क्योंकि उसके रिजल्ट वगैरह में थोड़ा डिले वगैरह चीज हो गया। नहीं तो अगर मैं पिछले साल यानी कि साल 2023 की बात करूं तो वहां जो आपके सबसे लास्ट के दो पेपर हुआ करते थे वो है आपके आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस। एंड नो डाउट उनका लेवल इनके लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है, और यहीं पे हम मैक्सिमम बच्चे मैच हार जाते हैं, मात खा जाते हैं। कैसे? अगर मैं आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन का लेवल की बात करूं तो वो आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के लगभग आधे के बराबर है, लगभग आधे। मतलब कितने का फासला है आप समझ रहे हो। और हम लेकिन इस चीज को जब कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में मेंस तो मेंस ही है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर उसी लेवल के आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के लेवल के क्वेश्चंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा। आपका माइंडसेट बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे दो होते हैं। जब आप मैक्सिमम ऐसे कंटेंट्स कंज्यूम करते हैं तो इसके दो लॉसेस आप झेलते हैं। क्या है वो दो लॉसेस? पहला, इसका लेवल बहुत अप होने के कारण आपसे क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल बनते नहीं, और क्वेश्चन जब आपसे बनते नहीं तो थोड़ा डिप्रेशन, डिमोरलाइजेशन होता है, वो जेन्युइन है। उसको भी आप थोड़ी देर में ओवरकम कर देते हो, नहीं यार सामने सिखाने वाला तो है, हम आराम से इस चीज को सीख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपने उसको अपने हिसाब से डाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आपका जो क्वेश्चन है उसको देखने का नजरिया ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मतलब अभी आपके सामने मेंस का एक नन्हा सा छोटा सा सवाल रख दूं, बट उसके साथ में लगा दूं कि मेंस, तो आप उसको उसी विजन में देखोगे कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आप क्या होता है, आपके सामने आए हुए सिंपल और डायरेक्ट सवाल भी आपको इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स लगते हैं, और उसी हिसाब से आप उसको जो ट्रीट करते हो, उसका जो मेथड है, उसका जो प्रोसेस है, वो एग्जैगरेट हो जाता है और वो लेंदी हो जाता है। बट ये वो डिमांड नहीं करता। आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और अच्छे इजी लेवल्स दिए जाएंगे, मतलब उसके कंपैरिजन में। इतना भी आसान नहीं कि खा लो, उसके कंपैरिजन में। बट आप जब उसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो आप जो क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, जिसमें कम टाइम लगना चाहिए और आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमम होने चाहिए, वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप उसको डील करते हो ऐसा, कोई सवाल जल्दी बन जाता है, आपको डाउट आ जाता है, इतना आसान तो नहीं हो सकता, कुछ मैं मिस कर रहा हूं, कुछ मैं गलत कर रहा हूं, तो आपका माइंड के साथ ये चीज गंदा खेल खिल जाता है। दूसरा, जब आपने इस लेवल की तैयारी की थी तो इस लेवल के मैक्सिमम सवाल आपसे नहीं बनते, ऑब्वियस बात है, सारे के सारे, मैं भी इस जमाने में एस्पिरेंट ही था भाई। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जब आपसे नहीं बनते तो एक प्रॉब्लम यहां होता है,
जब आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है, कसम से बोलना, ये तो कमेंट बॉक्स पे बनता है, जब आपका कोई एक क्वेश्चन बन जाता है, आप सीधा क्या बोलते हो, ये मेंस का सवाल है? नहीं, मतलब आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। मतलब आप समझ रहे हो क्या गलती कर रहे हो आप लोग। आप मैच कहां हार रहे हो पता है? आप मैच से तैयारी के टाइम ही आप गिव अप कर चुके हो। तो ये होता है प्रॉब्लम, जब आपसे कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आपको लगता है यार नहीं यार, ये तो मेंस में नहीं आ रहा होगा, ये तो मुझसे बन जा रहा है। और उसका लॉस आपको आरआरबी पीओ मेंस में कैसे होगा पता है? आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, अब ये तो रियल पेपर है, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा, आ चुका है ऑलरेडी। तो वहां पे आप थोड़ा धीरे ढीला हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जब आपने इस लेवल की तैयारी की थी, इस लेवल के पेपर के कट ऑफ में हेल एंड हेवन डिफरेंस है, इसीलिए मैं कट ऑफ एनालिसिस भी करवाऊंगा ताकि आपके कोई पॉइंट ना छूटे। इसके और इसके कट ऑफ में अगर मैं बात करूं तो हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। उसमें अगर आप क्वांट के 3 से 4 सवाल बना दो इन दोनों में, खत्म कहानी। सेक्शनल तो निकल ही जाएगा, यहां निकालने के लिए ज्यादा क्वेश्चन और ओवरऑल पुश करने के लिए तो और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। तो उसमें आपको कैसा लॉस होता है? जब आप इस माइंडसेट के साथ आरआरबी पीओ मेंस और क्लर्क मेंस पे उतरते हो और आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप ढीला देते हो, अरे क्वेश्चन तो बन गए हैं, क्वेश्चन तो बन जाएंगे, क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन जहां आपके उस 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 25 प्लस का आंकड़ा मिनिमम टच होना चाहिए था, जहां बाकी कंपटीटर्स किए हैं, आप ढीले ढीले धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजों को, सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स मेथड में करके एग्जैगरेट करके 18-19 तक पहुंच पाते हो। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बट फिर भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कंटेंट का रिलेवेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा आप सभी से एक पॉइंट है कि आप आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस को आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस की तरह ही ट्रीट करो। मैं ये पॉइंट आपका बहुत लाजमी है समझता हूं कि जब मैं इस लेवल का तैयारी करूंगा ये तो बन ही जाएगा, बट उसके लॉसेस मैंने आपको बताए हैं। बन तो जाएंगे लेकिन मेथड्स कैसा लग रहा है और बनने के बाद आप कैसे कैजुअल हो रहे हो, 2 लॉसेस मैंने आपको दिखा दिया। मैं पूरा प्रैक्टिकल बात करता हूं, पेपर हमने भी पास्ट में दिया हुआ है। तो इसीलिए जहां जहां आप मैच हारते हो वो सारा पॉइंट्स बताना आपके मेंटर का यानी मेरा आपका काम है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू और पेपर के एनालिसिस के थ्रू दिखाऊंगा कि एक्चुअली में आपके जो माइंड में घुसाया गया है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। कितने लोगों को पता है कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं? सही में हाँ, मेंस में आते हैं। कितने लोगों को पता है कि मिसिंग नंबर सीरीज डायरेक्ट जैसे आपका प्री का आता है ना, वैसे ही आता है, बिना स्टेटमेंट के भी आता है। जैसे पीओ मेंस में स्टेटमेंट में वो नंबर सीरीज में प्रोबेबिलिटी मिला दिया, ऐसा यहां नहीं आएगा। यहां आपको डायरेक्ट सीरीज मिलेंगे, लेकिन हम आपको स्टेटमेंट वाइज ही प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि एक लेवल ऊपर प्रैक्टिस करना है, ये मैं मानता हूं। बट आप समझ रहे हो ना कि जो चीजें हैं वो भी जानो कि आपके पास में कैसे सवाल आए हैं। मैं पिछले 2 साल के पेपर का पूरा यहां पे कच्चा चिट्टा खोल के रखने वाला हूं कि लेवल क्या है, किस तरीके से करना है। और ये पिछले साल के मैं सारे के सारे आपको सोर्सेस भी दूंगा कि कहां से आप वो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको पिछले साल का कट ऑफ एनालिसिस का एक रीजन है बता देता हूं कि मैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ एनालिसिस क्यों करता हूं यहां, जबकि इस साल के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ताकि जब आप एक मॉक दो तो आपको एक नंबर के बारे में आइडिया रहे कि इतने नंबर्स तो मुझे टच करने हैं, जो आपको हमेशा पुश करने के लिए हेल्प करेगा। तो उसका और कोई रीजन नहीं है। इस साल का कट ऑफ वेरी कर सकता है प्लस और माइनस में कहीं पे भी, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं जानता। मैं बस इसी पर्पज के लिए कट ऑफ पिछले सालों का शेयर करूंगा आपके साथ, पीओ का भी क्लर्क का भी पिछले 3-4 सालों का। और साथ ही साथ डेली सब्जेक्ट वाइज आपका रूटीन क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसा देना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, प्री और मेंस को कैसे बैलेंस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेट न करके। सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम पैटर्न के पास। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में इसमें जो भारी भरकम चेंज हुआ है ये सब तो सेम है, सेक्शनल टाइमिंग में लग गया है। अगर मैं बात करूं तो क्वांट में 30 मिनट्स का टाइम, रीजनिंग में 30 मिनट्स का टाइम, इंग्लिश और हिंदी आप जो लेते हो उसमें 30 मिनट्स का टाइम, कंप्यूटर में 15 मिनट्स का टाइम और जनरल अवेयरनेस में 15 मिनट्स का टाइम। हर चीज के साथ, हर चेंज के साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेरिट और डिमेरिट साइमल्टेनियसली आते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करूं, अगर आप खुद भी 2 घंटे का टाइम स्लॉट को अपने हिसाब से बांटते तो कम से कम 30-30 मिनट तो आप इन दोनों में देते ही देते। ये तो मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी ही था, मैंने आपको पहले से भी शेयर किया है। हर साल आप कभी भी पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी दे दो, मेरा स्ट्रैटेजी तो 60 मिनट देना ही देना है, 30-30 पूरा। तो इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉफिट, कोई ज्यादा लॉस मुझे नहीं दिख रहा। बट आने वाले समय में आप यहां पे प्रॉफिट ले सकते हो, खासकर जो बच्चे इंग्लिश में एवरेज है, जो बच्चे इंग्लिश में एवरेज है। जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, वो नॉलेजियस है, वो आपके या मेरे तरह, आपके बोलोगे तो आप पर्सनली ले लोगे, हमारे तरह ऐसे बहुत बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल नहीं करता या फिर एक क्वेश्चन को 4 बार नहीं पढ़ता, यही शायद गलती है। तो वो क्या करता है, टेक्निकली चुन के मारता है। एक स्टेटमेंट एक बार पढ़ा, उसको गलती पकड़ में आ गया, खत्ताक। वो ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं, वो पूरे मेथड्स के साथ जाता है। तो उसको इस इंग्लिश सेक्शन के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कम टाइम लगता, या फिर वो एक मैक्सिमम नंबर का अटेम्प्ट्स लेके चला जाता। यानी कि वो 20 मिनट में हो सकता है, वो 20 मिनट में
30 क्वेश्चन निकाल देता, या 25 क्वेश्चन भी हो, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन निकाल देता और बाकी का टाइम उसके बाकी वीकनेस पे दे देता, मतलब अगर उसका इंग्लिश एडवांटेज होता तो। बट अब वो जहां आप वहां, उसको 30 मिनट देने पड़ेंगे और आपको भी 30 मिनट। और आपका ये 30 मिनट का फायदा क्या है बताए? आप शायद इंग्लिश में वीक होने के कारण कभी 30 मिनट्स नहीं देते, बट जब आपको जबरदस्ती 30 मिनट्स देने के लिए कहा जा रहा है तो आप ना आराम से उस 30 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट करना है करो, तो आप अपने नेचुरल प्रोसेस जिस तरीके से आप करते हो वो आपके हाथ में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। और मैं जो ये लेवल की बात कहा ना, वो हर सब्जेक्ट में, जैसे कि इंग्लिश का लेवल आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन में आईबीपीएस एसबीए पीओ की तरह तो नहीं आएगा ना, छोटे छोटे ही आएंगे, तो इसमें आप थोड़ा स्कोर बूस्ट कर सकते हो। कंप्यूटर पे भी मैं इसका इफेक्ट को 0 मानता हूं, प्लस और माइनस नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जनरल अवेयरनेस में इस चीज को थोड़ा लॉस मांगता हूं। क्यों? जनरल अवेयरनेस के अगर आप ट्रेंड देखेंगे, जब से मैं पेपर दे रहा हूं, साल 2016 की बात कर रहा हूं, वो जनरल अवेयरनेस कभी आपको डायरेक्ट नहीं देगा। आपको बहुत रेयर ही क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 लाइन के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन होंगे 2.5 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन होंगे, आपने अगर देखा हो। मतलब एक चीज का मतलब, मैंने एक ब्लैक कलर का बोर्ड में व्हाइट कलर के फॉन्ट में व्हाइट येलो कलर का सर्कल किया है जिसको ग्रीन से इंडिकेट किया है, ठीक है? इतना चीज हम पढ़ के जाएंगे, वो भी सब कुछ बोलेगा कि सर ने, कौशिक ने एक ब्लैक कलर के बोर्ड में एक व्हाइट कलर के हेडिंग में येलो कलर के सर्कल में ग्रीन कलर का जो बॉर्डर दिया है, उसने जिस पेन से दिया है वो पेन किस दुकान का है। तो इतना पॉइंट तो वो पहले खुद बोलेगा, जिसको पढ़ने में टाइम जाएगा। और लास्ट में अगर आपको पेन के बारे में आइडिया है तो आप आंसर बता सकते हो, नहीं तो नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब एक हंसी मजाक के मूड में आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको ये कर रहा हूं कि आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, वो तो वो सेट करता है, नॉट माई कप ऑफ टी ना, मुझे भी आता नहीं है, ठीक है? मैं बस, मेरा काम है बस आपको मैसेज पास करना। तो उससे क्या होता है ना, बहुत से लोग जिनका स्पीच रेट कम होता है, जिनका रीडिंग रेट मतलब पढ़ने का रेट कम होता है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो उस क्वेश्चन को वहीं पे थोड़ा सोचते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ तो उनको अचानक हिट नहीं करता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो थोड़ा अपना रिलेट करते हैं, अच्छा वो गया था वहां ब्लैक पेन, वहां उस दुकान सर गए थे, 3 दुकान में, जिन्होंने पूरा पढ़ा है कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्चुअली उस चीज को जानना चाहते हैं, वहां पे उनके पास थोड़ा टाइम कम रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनरल अवेयरनेस को थोड़ा फास्ट अभी मॉक टेस्ट में करना भी चालू कर दीजिए हैबिट, बिकॉज ये टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं मुझे तो सफिशिएंट नहीं लग रहा। कंप्यूटर में हो जाएगा भाई, कंप्यूटर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट होगा, जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा, बट जनरल अवेयरनेस में थोड़े प्रॉब्लम होंगे। तो अभी के लिए इन दोनों में मुझे कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि 60 मिनट का टाइम आपको 30-30 देना है, मैक्सिमम अपने अटेम्प्ट्स लेने हैं, इसमें तो और कोई चीज नहीं है। इंग्लिश में जो एवरेज स्टूडेंट है वो 30 मिनट का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करे, आराम से वो स्टेटमेंट को रिपीटेड टाइम्स पढ़ के एरर डिटेक्शन करता है या फिर आपके ऑप्शन एलिमिनेशन करता है, तो उसके पास समय है सारी चीजें करने का, जैसे वो हमेशा करता है। बाकी कंप्यूटर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। बट जनरल अवेयरनेस में भी सेम चीज है, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। बट वो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछता कि कौशिक सर ने किस पेन, जो ब्लैक पेन लिया था वो कहां से लिया था, तब तो ईजी है स्किप करना कि नहीं यार मुझे पेन, कौशिक सर के पेन के बारे में आइडिया नहीं है। बट वो जो स्टोरी लिखता है, आप उस स्टोरी में कहीं ना कहीं उलझते हो, आपको लगता है कि मैं देखा हूं इस चीज को, हाँ या ना, कि मैंने ये पॉइंट पढ़ा है यार, मैं ऐसा कुछ चीज पढ़ा हूं, थोड़ा अगर स्ट्रेस दे दूं तो आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जब आप सोचने में टाइम लेते हो तो 46 क्वेश्चन का 15 मिनट आप समझ पा रहे हो, 20 मिनट होते तो 30 सेकंड्स होता। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस बार बहुत से बच्चों के साथ ये लोचा होने वाला है, मैंने पहले से आपको वार्न कर दिया। तो अभी से जितने भी आप मेंस के मॉक टेस्ट लगाओगे, कैसे क्या लगाना है वो तो मैं बताऊंगा, बट उसमें जनरल अवेयरनेस को फास्ट रीड करके फास्ट आंसर, और सोचो ज्यादा नहीं, जो नहीं आता या फिर ये मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रैवर्स थ्रू ऑल दिस 40 क्वेश्चंस, देन आफ्टर मार्क फॉर रिव्यू में कोई क्वेश्चन अगर करना है तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं। तो मॉक्स को इस तरीके से आपको देना है, और भी डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बताना कि जो मिथ है आरआरबी पीओ मेंस को लेके, तो आरआरबी पीओ मेंस से स्पीड मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं आप खुद देख लो। आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेशन साल 2022 में अप्रोक्सीमेशन आया था, क्वाड्रेटिक आया था, नंबर सीरीज आया था, कुल मिला के 11 नंबर के स्पीड मैथ्स। साल 2022 का पेपर मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा रखा है, एक बार देखिएगा कि एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे हैं, क्वाड्रेटिक में कैसा है, नंबर सिस्टम का कोई तड़का है या नहीं, नंबर सीरीज का क्या रोल है, डायरेक्ट है या नहीं। बट अगर मैं इस साल 2023 की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में जो क्वेश्चंस थे वो नंबर सीरीज के तड़के के साथ आ रहे थे, एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम, को प्राइम, ऐसे थोड़ा अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वगैरह चीजों का आइडिया है, नंबर सिस्टम के बेसिक्स, तो इन क्वाड्रेटिक और इन नंबर सिस्टम के तड़के के साथ आपको 5 क्वेश्चन मिला था, कम नहीं था, 5 मिला था। और मिसिंग सीरीज डायरेक्ट मिसिंग, धड़ 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 5 अलग अलग क्वेश्चन, कोई स्टेटमेंट बेस्ड नहीं, 5 क्वेश्चन आया था, तो 5-5 10 मार्क के आए थे। तो
मेरा काम है बस आपको आगाह करना कि इस बार भी आपको मिनिमम 10 मार्क के क्वेश्चन तो इन्हीं एरिया से मिलने ही वाले हैं, और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा चीज, अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो साल 2022 में भी आप देखेंगे तो टैबुलर डीआई विद वेरिएबल, और यहां पे भी अगर आप देखें तो टैबुलर डीआई विद वेरिएबल 5 मार्क के आ रहे होंगे। तो टैबुलर डीआई विद वेरिएबल कहीं ना कहीं एक फेवरेट है, और पाई चार्ट यहाँ पे डबल है, यहाँ पे पाई चार्ट के साथ टेबल, मतलब दो ग्राफ है, एक पाई और टेबल, मतलब ये भी एक फेवरेट किस्म का है। आप इस बार पाई प्लस लाइन, पाई प्लस बार, या फिर टेबल प्लस पाई, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। कैसलेट एक तो मिनिमम आएगा, तो यहाँ पे 15 मतलब 5x3 का कॉम्बो होगा, यहाँ पे 14 मतलब 5x2 और 4x1। बता देता हूं कि जो 4x1 4 है वो कैसलेट ही आया था, बाकी वो 5x2 आए थे 10। तो मतलब डीआई आपका 15 मार्क ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इतना आएगा। ये हो गए आपके 25, तो बाकी के 15 जो है वो स्ट्रेट आपके क्या आएंगे, अरिथमेटिक डायरेक्ट। और यहाँ पे सबसे फेवरेट चीज है जो आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस आप बोला जा रहा है ना कि आप उसके लिए तैयारी करो, इधर आ जाएगा, उधर तो पूरा पेपर भर भर के आपका डेटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन आ रहा है। इसमें अगर आप पास्ट में देखें तो डेटा सफिशिएंसी के 3 नंबर, क्वांटिटी कंपैरिजन के 2 नंबर, 5 नंबर, ठीक है फिर भी एक अच्छा खासा नंबर गया। पिछले साल सिर्फ डेटा सफिशिएंसी ही 2 मार्क आया था, लेकिन 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 इसके वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स 9 और 14, मतलब एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स जैसा आप प्री में देखते हैं आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री, उसका डबल लेवल कर दीजिए। और वर्ड प्रॉब्लम्स तो उनको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको इसी लेवल के साथ आपको ज्यादा कंफर्टेबल होना है। आप पढ़ रहे होंगे डेटा सफिशिएंसी क्वांटिटी, वो पढ़ना चाहिए, बट उस पे ज्यादा कमांड और नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे पल्ले नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में सॉल्व नहीं करना पड़ता। डेटा सफिशिएंसी में हत्था है, अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे कर, नहीं नहीं हो जाए, अरे कर, अच्छा सॉल्व करना है। तो इसीलिए हैबिट होना पड़ेगा इस चीज। क्वांटिटी कंपैरिजन को तो नॉर्मल आप एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम से ट्रीट कर सकते हो, मतलब इस 2 को अगर मैं चाहूं तो इधर कर सकता हूं 11, तो 11-14 नंबर एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स कम नहीं है। एरिथमेटिक के कैसलेट आपको देखने के लिए मिले नहीं है, जबकि आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस एरिथमेटिक के बड़े बड़े पैराग्राफ से भरा होता है, आपको पता है। तो इसीलिए आपको समझना है, आप जो पढ़ना है वो रिलेवेंस कि आपको समझना है कि वो कंटेंट कितना हद तक हमारे लिए रिलेवेंट है, कितने हद तक हमारे इरिलेवेंट है। जब एरिथमेटिक की बात करते हैं, आप जितना भी, मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा दूं, इसमें नंबर सिस्टम का 1 सेकंड भी इस्तेमाल नहीं होगा। इवन जो आपके आरआरबी पीओ मेंस के भी जो डीआई है उसमें भी माइन्यूट नेग्लिजिबल इस्तेमाल, 95% इस्तेमाल नहीं है। आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में है, इसमें सिर्फ नंबर सिस्टम अगर इस्तेमाल होगा तो इसी एरिया में होगा, इसी 10 नंबर पे होगा। तो ये भी आपको समझना है पेपर को, पेपर नो योर पेपर, पेपर को जानोगे तभी जाके पेपर को अच्छे से फोड़ पाओगे। आरआरबी पीओ मेंस का गया, एक बार आरआरबी क्लर्क मेंस के बारे में बात करते हैं। यहां पे क्वाड्रेटिक से डायरेक्ट 6 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे थोड़ा विथ नंबर सिस्टम का तड़का लगा है, मतलब आप देख सकते हो कि साल 2023 में उसने क्वाड्रेटिक में नंबर सिस्टम डाला है। इस बार आपको शायद नंबर सीरीज जो आपको 22 और 23 में डायरेक्ट मिल रहे थे, इवन आपके यहां पे भी डायरेक्ट मिल रहे थे पीओ में, वो शायद इस बार नंबर सिस्टम के स्टेटमेंट के साथ आ सकता है। सबसे ज्यादा चेंजेस में प्रोबेबिलिटी में ये आ रहा है, लिख के रखिएगा नोट। जैसे आपको आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में मिलता है, इसमें जैसे डायरेक्ट मिलता था और डायरेक्ट ना मिलके थोड़ा स्टेटमेंट वेज वो कर सकता है नंबर सिस्टम का तड़का। तो रेडी रहेंगे हम लोग। अप्रोक्सीमेशन क्लरिकल पेपर में 5, मतलब अगर यहां पे जोड़े 5 5 10 3 13, 6 6 12, तो 12-13 नंबर का तो क्लरिकल मेंस में आपको स्ट्रेट स्पीड मैथ मिल गया। उसके बाद डीआई, पाई चार्ट विद टेबल, टेबुलर विथ वेरिएबल, टेबल विथ वेरिएबल, और मिक्सचर बेस्ड कैसलेट, मतलब एक टॉपिक वाइज कैसलेट उन्होंने दे दिया। अगर उन्होंने क्लर्क मेंस में दे रखा है तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कैसलेट बिल्कुल नहीं आएगा, आ सकता है बट चांसेस बहुत कम है। माइंड में ये रखिएगा, मतलब अगर हम उसको छोड़ें भी इन केस, तो हमारे पास दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स तो करने के लिए होंगे ही होंगे, गारंटेड। और यहां पे क्वांटिटी कंपैरिजन, इनको भी जोड़ दो, 13-11 नंबर, तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का पैटर्न है। इधर अगर डेटा इंटरप्रिटेशन देखें तो टेबुलर है, बार ग्राफ है, कैसलेट है, और 3-3, मतलब ये मान के चल सकते हैं कि 3 सेट के डीआई, उसमें 2 ग्राफिकल, 1 कैसलेट आ रहा है, पीओ में भी और क्लर्क में भी। 15 मार्क के स्ट्रेट एरिथमेटिक आ रहा है, मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ क्वांटिटी और एक आध डेटा सफिशिएंसी। और 10 नंबर से 15 नंबर, 10 नंबर पीओ में और 15 नंबर तक, 12-13 नंबर तक क्लर्क में आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस स्पीड मैथ्स में जितना नंबर सिस्टम का बेसिक्स है, मैं अभी बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक्स है जिनको आपको जानना है। लेकिन उससे पहले कि आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कहां से करने हैं, एक बार वो बता देता हूं। प्रीवियस ईयर के सोर्सेस मैंने अभी आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिखाया कि पेपर में क्या आ रहे हैं, कितने नंबर के, बट लेवल जानना तो भी तो जरूरी है।
अब लेवल तो भरबली बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आपके पास एक प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन पेपर्स। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको तीसरा नंबर का पेपर जो है वो साल 2022 का पेपर मिलेगा, आरआरबी पीओ मेंस का। और उसके बाद वाला जो चौथा वीडियो है वो 2022 का आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर मिलेगा। इन दोनों पेपर को देख लीजिएगा, पीओ मेंस और क्लर्क मेंस। सर ये तो 22 का है, 23 का कल ही आएगा यूट्यूब पे। कल ही 2023 का यूट्यूब पे आरआरबी पीओ मेंस का पेपर आएगा। रेडी? रात के 9 बजे लगा दूंगा शेड्यूल, और उसके अगले दिन यूट्यूब पे आरआरबी क्लर्क मेंस। तो 23 का और 22 का आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया रहेगा सर पढ़ेंगे क्या और पढ़ेंगे कैसे। मैं साइड हो रहा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। ले लिया सर, थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो इसको आपका ना मस्ट डू लिस्ट है ये, ठीक है, मस्ट डू लिस्ट। ये चीजें आपको खत्म कर, आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी 50 दिन के स्ट्रैटेजी के लिए मैंने ये सारा चीजें रखा है। अगर ये चीज रणनीति वक्त के साथ बदलना है, अगर आज पेपर से 20 दिन पहले होता तो मैं बोलता अरे वाफल चैट नहीं पढ़े नहीं चलेगा, वाटरफॉल नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा, नेटवर्क फ्लो चैट नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा। बट अभी आपके पास इतना दिन है तो आप करोगे क्या? आप आराम से ये सारा चीज कवर अप कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये आपके लिए मस्ट डू लिस्ट बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेशन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है पेपर में, उसमें आपको रेगुलर बॉड मास का स्क्वायर क्यूब रूट, फिर डेसिमल, सर्ट्स इंडिसेस, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, इनका आइडिया होना चाहिए। सीरीज में आपको कौन से टाइप्स कवर अप करने हैं। नॉर्मल मिसिंग नंबर सीरीज, एक एक क्वेश्चन जैसे हमें प्री में मिलता है। रॉन्ग नंबर सीरीज, जैसे एक एक क्वेश्चन मिलता है। डबल पैटर्न सीरीज, दो पैटर्न वाले सीरीज होते हैं। फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड सीरीज, मतलब सीरीज को फॉलो करने के बाद वो 3 स्टेटमेंट देते हैं, कौन उनमें से ट्रू है, कि हमारा जो रॉन्ग नंबर आया वो रॉन्ग नंबर का जो मतलब नियरेस्ट स्क्वायर है क्या वो 64 है, ऐसे टाइप का स्टेटमेंट्स उसमें देगा, डायरेक्ट ना देके। नंबर सिस्टम बेस्ड सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सीरीज सॉल्व हो गया, आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि जो हमारा रॉन्ग नंबर है क्या वो डिफरेंस है हमारा थर्ड और फिफ्थ प्राइम नंबर के, मतलब वो उसका जो मतलब वो जो वैल्यू है वो थर्ड और फिफ्थ प्राइम नंबर के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर है क्या, ऐसे करके घुमा फिरा के। तो वो दोनों चीजें आपको पढ़ने हैं नंबर सीरीज में। इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए, वो तो है भाई, मेंस की तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे ज्यादा सारे सवाल। और उसी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक, मतलब यही स्टेटमेंट जैसे सीरीज में मिलता है वैसा। और साथ ही साथ वही जो स्टेटमेंट है वो नंबर सिस्टम ओरिएंटेड हो सकता है, जैसे कि आपके नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देख लो कि नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आपके ये स्टेटमेंट्स बनते हैं वो क्या है। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर कितने किस्म के हैं, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रियल नंबर में रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, इंटीजर्स क्या है, डेसिमल क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। हंसी आएगा सुनने के लिए, लेकिन भाई इनका जरूरी है। आपको पता है नेगेटिव नंबर भी इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, लेकिन आपको शायद ही नहीं पता होगा कि नेगेटिव नंबर प्राइम नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइम इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 उसमें नहीं आता, क्योंकि 0 जो इसमें आता है वो होल नंबर से। तो यही क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ही आपको गुम कर देता है भाई। इसका डिटेल वीडियो यूट्यूब पे है, मैं बताऊंगा अभी कहां पे है, देखिएगा, नॉर्मल सही वीडियो है। डिविजिबिलिटी के ऊपर, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, एचसीएफ एलसीएम और यूनिट डिजिट, यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नंबर सिस्टम, जिसको अगर आप कवर कर लोगे तो बाकी किसी एरिया को अगर आप टच भी ना करो तो भी आपका चीजें चलेगा, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम में सबसे ज्यादा आपके फैक्टर्स वगैरह का चीज कवर अप हो जाएगा। एरिथमेटिक में पूरे परसेंटेज से लेकर प्रोबेबिलिटी तक सारा टॉपिक तो आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं सर, ये तो आप प्री क्लियर के हैं तो पढ़े ही होंगे, मैं उनको दिखा रहा हूं जिसने शायद बोटन स्ट्रीम अभी स्किप किया हुआ है प्री से पहले, जिसने शायद टाइम एंड वर्क स्किप किया हुआ है, जिसने शायद परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्किप किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी 50 दिन है भाई, अभी तो कर लो, तो रिमेनिंग टॉपिक्स को प्लीज कवर अप कर लीजिएगा, इतना मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। एरिथमेटिक कवर करने के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे टाइप्स मैंने लिख दिए हैं, जो आपको अगर कवर कर देंगे तो एक शॉर्ट टर्म में भी आरआरबी पीओ मेंस के लिए साथ साथ, क्योंकि उसके बाद आरआरबी पीओ मेंस के बाद ना आपको आईबीपीएस पीओ मेंस वगैरह के लिए ऐसे कंप्लीट न्यू चीज पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप बेसिक इजी लेवल के ये सारे टाइप के ग्राफ के बारे में जान जाएंगे तो जब आईबीपीएस पीओ मेंस में हम उसका लेवल बढ़ाएंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक रफ आइडिया रखने के लिए मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं इन सारे डीआईस का। साथ ही साथ डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन। सर ये सब पढ़ना कहाँ है? मैंने कहा 2 जगह है, एक तो मैंने यूट्यूब पे सब कुछ रखा है, दूसरा पेड। यूट्यूब पे कहां है? सबसे पहले आपको एक मिलेगा आईबीपीएस पीओ मेंस 2023 के नाम पे, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ मेंस क्रैश कोर्स, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था। सर कर दी ना छोटी बात, दिखा दी ना अपनी औकात। मैंने कहा क्या, आईबीपीएस पीओ मेंस का लेवल अलग होता है, वैसे पढ़ोगे तो दिमाग का समझ गया,
ये जो है ये आपके फाउंडेशन, ये डेली बेसिस का नहीं है। इसमें कितने वीडियोस हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने वीडियोस हैं रे? 13 वीडियोस हैं। मतलब ये प्रॉपर फाउंडेशन है। इसमें मतलब क्या है पता है? इस नंबर सिस्टम ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, इसमें रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल, ये सब तो किसी में भी आ सकता है। ये मैंने बनाया था आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम, और इसमें क्वेश्चन उस लेवल के हैं बट लिमिटेड, जो आपको मस्ट नो है, जानना ही जानना है। 13 वीडियोस है। मैंने ये नहीं कहा कि सारे वीडियोस इस लेवल के कंप्लीट करो। तो आपको यहाँ पे जो 13 वीडियोस दिखेंगे इस प्लेलिस्ट में, इसमें भी चुन चुन के आप कर लीजिएगा। खासकर नंबर सिस्टम के 2 वीडियोस हैं, इनको प्लीज, क्वाड्रेटिक का एक वीडियो, 2 वीडियोस हैं, उनको प्लीज, नंबर सीरीज का वीडियो है, उनको प्लीज। चलो मानता हूं कि जो उसके बाद एरिथमेटिक और डीआई के वीडियोस आएंगे वो थोड़ा आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस लेवल थोड़ा हाई लेवल होगा, उसको उस टाइम पे रख सकते हो। बट ये पूरे बेसिक फाउंडेशन है, इनको स्किप मत कीजिए। इनको नहीं जानते तो पेपर देने में ही जाना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। तो इसीलिए सिर्फ टैगलाइन पे मत जाना, ये चीज को कवर अप कर लीजिएगा। उसके बाद सर मुझे ना आपने कहा कि एरिथमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जरूरी है आरआरबी पीओ मेंस के लिए। मैंने कहा तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स मुझे चाहिए। मैंने कहा कैसे सर? टॉपिक वाइज। मैंने कहा ये आपके पास क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज है मेंस लेवल एरिथमेटिक के लिए। इसमें परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, सारे के सारे टॉपिक्स आपके 5-5 वीडियोस में लेवल 2 क्वांट के सवाल हैं, जो कि आपके आरआरबी पीओ मेंस के लिए काफी है, मोर देन एनफ। अगर आप इनको कवर अप कर लोगे तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे पेपर में, ये लिख के दे सकता हूं। आप एक बार किसी एक वीडियो से स्टार्ट तो करके देखो, परसेंटेज डे 1, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। मजेदार क्वेश्चन है। ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें कोई डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन वगैरह चीज नहीं मिलेगा आपको। सर अगर वो पढ़ना है, मैंने कहा आ रहा हूं भाई। मेंस लेवल अगर आपको डीआई पढ़ना है तो मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का अलग से प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट विजिट नहीं करते और आप बोलते हो कि सर मेंस कहां से पढ़े, मेंस कैसे पढ़े, सब है, आप एक बार देखो तो। इसमें आपके सारे टाइप्स के हैं मेंस लेवल, ऑल इंपॉर्टेंट टाइप्स। जो सर आप बात कर रहे थे फनल डीआई, स्कैटर डीआई, कैंडल स्टिक डीआई, जो लिखा हूं ना, वो सब कुछ इसी एक वीडियो में है, 2 घंटे वाले वीडियो में सब कुछ है। एक बार ट्राई तो करके देखो। तो इसमें इस प्लेलिस्ट में आपको भर भर के मेंस लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगे। जैसा आपको सही लगे आप कीजिएगा। बाकी आपको अगर पूरा एग्जैक्ट एग्जाम लेवल रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो साल 2024 के लिए इसी साल में बनाया हुआ हमारा प्लेलिस्ट, जहां पे वीडियोस आपके 2 महीने पहले डले थे, आपके प्री एग्जामिनेशन से पहले। वंस प्री आ गया तो हमारा पूरा फोकस उधर शिफ्ट हुआ था। तो उस टाइम पे आपके ये सारे के सारे 2 महीने पहले आपके स्ट्रीम हुए थे, 2 महीने पहले। ये आपके आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, यहां पे देख सकते हैं अलजेब्रा, एरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको देखिएगा। ये आपका पूरा रिलेवेंट कंटेंट है। आने वाले समय में जितने भी मैं मेंस के प्रैक्टिस सेशंस लूंगा वो सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में डलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना है आपको। इससे पहले जो वीडियो जब आप स्क्रॉल करोगे तो वो एसबीआई क्लरिकल मेंस है। और आपको बता दूं, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, ये चारों आपके एक ही लेवल के इर्द गिर्द घूमते हैं, प्लस और माइनस 10-20 में। बट आईबीपीएस एसबीआई वो अलग है, इसीलिए मैंने इस प्लेलिस्ट में उनको नहीं रखा है। वो वहां अलग इसमें मिलेंगे आपको वीडियोस, बट इसमें नहीं है, ताकि आप थोड़े रिलेवेंसी को फॉलो कर सके। बाकी सारा का सारा चीज आप कर लीजिए। अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि और सिस्टमैटिक ऑर्डर पे सब कुछ आपको चाहिए तो आप हमारे साधना बैच पे आ सकते हैं। साधना एक ऐसा बैच है जहां पे आपको सब कुछ, शायद आपको ये फॉन्ट्स दिख नहीं रहे होंगे बट यहाँ पे अभी हमारा मेंस लेवल टॉपिक वाइज एरिथमेटिक और डीआई चल रहा है। टॉपिक वाइज वेरिएबल बेस्ड एरिथमेटिक हो चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है और वेरिएबल बेस्ड। ये आपका पूरा का पूरा आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मिक्स प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे 28 वीडियोस हैं, आधे प्री के आधे मेंस के। ये सूत्र कंप्लीट डीआई के कोर्स में आपको डीआई का पूरा मेंस लेवल जो जो आपको लिखा गया है वहां सब मिल जाएगा। सक्षम मेंस लेवल एरिथमेटिक डीआई में फिर से टॉपिक वाइज आपको एरिथमेटिक का वीडियो एक और डीआई का वीडियो एक हर टॉपिक का मिल जाएगा। 34 वीडियोस हैं। कितने करोगे? 34 वीडियोस इसमें है, 28 वीडियोस इसमें है, 22 वीडियोस इसमें। ये तो शुरू हुआ है 3, खत्म होगा 20 वीडियोस पे। और ये 2024 का कंटेंट है। और यही नहीं, इसके नीचे और भी फोल्डर है, 2023 में भी मेंस के कंटेंट है आपके। तो ये सारा का सारा आपको साधना में मिल जाएगा। बट अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा संपूर्ण बैच ले लीजिए, उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, प्रैक्टिस का भी और जो फाउंडेशन का भी। अगर आपको लगे कि कोई फाउंडेशन आपका वीक है, वो देखना चाहते हो, तो वो आपको साधना में नहीं मिलेगा। तो फाउंडेशन इसमें आपका इंक्लूडेड है, तो ये बैच आप ले लीजिएगा। कंप्लीट आपका कॉल है। यूट्यूब वाला मैंने बता दिया, पेड वाला मैंने बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की ओर, रीजनिंग। मैं हट रहा हूं आपके सामने, प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने क्वांट का पूरा आपके लिए प्लेलिस्ट सजा के रखा है, इसीलिए मैंने कॉन्फिडेंटली सजेस्ट कर दिया कि क्वांट आप यहां से करो। मैं रीजनिंग में आपको
कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहता, आप जिस भी एजुकेटर्स के साथ पढ़ रहे हो आप उन्हीं एजुकेटर्स के क्लासेस वगैरह कीजिए। बस एक चेकलिस्ट बनाइए कि आपके ये सारे के सारे जो टाइप्स और कैटेगरीज हैं वो खत्म है कि नहीं। जैसे कि आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट सॉल्व करना आता है कि नहीं, कोडेड डायरेक्शन सॉल्व करना आता है कि नहीं, कोडेड ब्लड रिलेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं, कोडेड इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता नहीं, कोडिंग डिकोडिंग आपका जनरल और कोडेड वाला जो कंडीशन बेस्ड वो आता है कि नहीं, सीरीज कोडेड वाला आता है कि नहीं, सिलॉइज्म आपको रिवर्स वाला कोडेड वाला जनरल वाला आता है कि नहीं, डेटा सफिशिएंसी इनपुट आउटपुट वर्ड वाला नंबर बेस्ड, ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट्स है सर्कुलर ट्रायंगल जो जो यहाँ पे लिखा है चेकलिस्ट उसको टिक कीजिएगा। जो आपको बचे तो आप अगर किसी एजुकेटर के पेड में हैं तो उनको बोलिएगा सर ये वाला थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए। और बस इतना ही आपको करना है। और इसके साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट का फायदा आपको सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं होगा बल्कि रीजनिंग प्लस क्वांट दोनों के लिए होगा। रीजनिंग प्लस क्वांट दोनों के लिए होगा, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट के मॉक टेस्ट में ही आपको सबसे लेटेस्ट पैटर्न के सवाल मिलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉपरली होता है, आपके बैठने का पेशेंस डेवलप होता है जब आप 2 घंटे का एक टेस्ट देते हो। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मॉक टेस्ट से ही ज्यादातर आपके क्वांट और रीजनिंग के कंटेंट कंज्यूम कीजिए। और अगर आप किसी एजुकेटर से जुड़े हो तो उसके वीडियो लेक्चर से, यही 2 जगह है। मैं आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूं क्वांट और रीजनिंग के पीडीएफ से। माफ कर दीजिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है। मैं आपको प्लीज उसका एक रीजन बताता हूं। अगर आप पीडीएफ किसी से ले रहे हो और अगर उसको आप कंप्लीट कर रहे हो देन आपका सिलेक्शन तो तय है। मतलब देखा, मैं इसको नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, बट सारे व्यक्ति ऐसे नहीं हुए, सारे बंदे इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। और मैं ये कहना चाहता हूं जिनसे ये कंप्लीट नहीं होता, इवन दे आर ऑल्सो डिजर्विंग, वो भी आपके सिलेक्शन पा सकते हैं। बट जब आपने पीडीएफ भर भर के भरे होंगे और आपने देखा होगा हर कंपटीटर वो पीडीएफ सब कुछ लगा चुका है और आपने अभी तक लगाया नहीं, आप भर भर के खाली हो, तो वो एक अंदर ही अंदर आपको हार मानने के लिए मजबूर कर देगा। अरे यार वो तो इतने पीडीएफ सॉल्व किए हैं, हम तो पीडीएफ सॉल्व नहीं किए। इसीलिए मैं थोड़ा पीडीएफ से बचता हूं, क्योंकि मैं खुद कभी नहीं कर पाया अपने पास्ट में। मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड क्वेश्चंस और कंटेंट पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। मुझे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ट्रस्ट है रादर देन प्रैक्टिसिंग इन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट शार्पन के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं और कॉन्सेप्ट शार्पनिंग ही क्वांट और रीजनिंग दोनों जगह आपको हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए मेरा आपसे सजेशन है कि आप अगर किसी एजुकेटर के वीडियो से सीख रहे हो और उनके जो पीडीएफ, जो वो क्लास का पीडीएफ है उसको फॉलो कर रहे हो, इनफ। और बाकी क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट से उठाओ। लेकिन पीडीएफ अगर कोई ऐसे दे रहे हैं तो उसको थोड़ा, अगर आप कर पा रहे हो सॉल्व देन सो फार सो गुड, ऑब्वियस बात है, जितना करोगे उतना अच्छा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज उनको डाउनलोड करके रखना मत, ये आपको बाद में बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करवाता है। सच बता रहा हूं, जेन्युइन बात। बट स्टिल इतने बातों के बाद अगर आप रख रहे हो तो कंप्लीट आपका कॉल है, मुझे कोई कहना नहीं है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इंग्लिश का भी सेम चीज, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। ये सारे टाइप्स और सारे कैटेगरीज देखो, क्वांट का कुछ भी नहीं छूटा है। हाँ, क्वांट पूरा का पूरा मैंने एक एक करके लिखा हुआ है। इंग्लिश का जितना हो सके जो आपके आते हैं, हमने कंटेंट वालों से ये चीजें उतरवाए हैं, तो ये प्लीज कवर अप कर लीजिएगा। वो ज्यादातर आपके मॉक्स वगैरह के कंटेंट वगैरह भी बनाते हैं, इंग्लिश वगैरह के भी, तो उनको आइडिया है लेटेस्ट ट्रेंड में क्या कुछ चीजें चलते हैं। तो इंग्लिश और रीजनिंग ये उन लोगों ने ही किया है। इसमें एक आध चीजें स्किप हो सकते हैं, बट स्किप हो सकते हैं, इतना तो मिनिमम है ना जो आपके सामने है। तो इनका भी एक चेकलिस्ट बनाइए कि इनमें से कौन से चीजें आपके कंप्लीट हैं पेपर से पहले और कौन से चीजें कंप्लीट नहीं है। सेम चीज इंग्लिश के लिए भी, जिस एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो उन्हीं एजुकेटर के क्लासेस लगाइए। और लोगों को लगता है कि मॉक टेस्ट से इंग्लिश डेवलप नहीं होता, ये गलत है, मिथ है। मैं आपको कहता हूं कि अभी से 50 दिन अगर आपने हर अल्टरनेट डेज मॉक लगाया और इंग्लिश का एनालिसिस किया, आप बिना कहीं से इंग्लिश पढ़े सिर्फ उस एनालिसिस में सारे के सारे, लेकिन 40 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। पेशेंस होना चाहिए। अब सर 40 क्वेश्चन ना, मेरा इंग्लिश वीक है तो 40 क्वेश्चन इंग्लिश का ही एनालिसिस करते करते 3-4 घंटे चले जाते हैं, तो बढ़िया है ना भाई, सीख तो रहा है। हमें सिलेक्शन भी चाहिए, हमें इंग्लिश में मार्क्स भी चाहिए, लेकिन हमें मेहनत नहीं करना। ऐसे में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, छोड़ दो। तो जहां से मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर इंग्लिश में वीक हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट को ही मैं ज्यादा ज्ञान देता हूं, क्योंकि वो बेचारा एक आध चीज के लिए ना रहे। मैं पास्ट में एक वैसा हूं, मैं करंट अफेयर्स की वजह से रहा हूं, तो मुझे पता है एक सब्जेक्ट में रहने का दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। तो आप कहीं वैसे ना हो जाओ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मॉक्स देके, जब आप मॉक के एनालिसिस करोगे ना, तो आपको रिपीटेड टाइम जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैच करने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कॉमन एरर है, नहीं अच्छा ये बार बार आता है। तो आपका ऑब्जर्वेशन वहां पे बढ़ेगा और उससे धीरे धीरे देखिएगा आपके मॉक्स में स्कोर्स बढ़ेंगे। ये मैंने हमेशा से आपको कहा है और बहुत बार बच्चों ने ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है ये। तो प्लीज
ये मत सोचिएगा कि सर ये सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के लिए अच्छा है, नहीं। एनालिसिस मॉक का अगर आप करोगे तो इंग्लिश के स्कोर भी बढ़ेंगे, क्योंकि कॉमन चीजें बहुत, लिटरेचर तो एक बहुत वास्ट चीज है, ऐसा तो वो अनलिमिटेड है, बट आपका एग्जाम का एक पर्टिकुलर मतलब कुछ टाइप का क्वेश्चन है ना, वो तो लिमिटेड है। अगर वो अनलिमिटेड हो जाएगा तो इंग्लिश टीचर भी आंसर नहीं कर पाएगा, लिख के दे रहा हो। तो इसीलिए जो आपका लिमिटेड चीज है, अब आप रिपीटेडली मॉक देके एनालिसिस करोगे तो वो चीजें आपके अंदर इनहेरेट हो जाएंगे, और जो कॉमन कॉमन चीजें हैं उसी में से ही आप एक एवरेज डिसेंट स्कोर इसमें से उड़ा सकते हो। अगर आप अभी भी स्कोर्स लाने में जूझ रहे हो तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। बाकी अब आते हैं हिंदी। हिंदी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप हिंदी ले रहे हो तो सोच समझ के बस एक चीज, प्रीवियस ईयर के पेपर 3 साल के मिनिमम लगाओ, देखो आप हिंदी में कितने कर रहे हो, इंग्लिश में कितने कर रहे हो, कट ऑफ कितने गए हैं, तुम किससे सेटिस्फाइड हो, किसके साथ आपका ज्यादा टच है, किसके साथ आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, स्टिक टू इट। मुझे और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कंप्यूटर नॉलेज स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये सारे के सारे चीजें आपको करने हैं। अब यहां पे मैं आपको रोल ऑफ पीडीएफ्स बता रहा हूं। मैंने 3 सब्जेक्ट अभी तक टच किए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। मैंने वहां पे कहा पीडीएफ कलेक्ट मत करो, एजुकेटर्स के वीडियो देखो, उनके ही जो क्लास के पीडीएफ है उसको लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, लाइव जिंगा लाला। बट इन दोनों में उल्टा, इन दोनों में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एजुकेटर के वीडियो अगर आप ना देखो तो टाइम आपका थोड़ा बच सकता है, क्योंकि आप अगर खुद से पीडीएफ याद करोगे, मेमोराइज करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, आप अगर पीडीएफ से खुद से पढ़ोगे तो आप कम टाइम में एक ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। वीडियोस के थ्रू जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका एक ज्यादा टाइम जाएगा। हाँ, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन सब में चाहिए, क्योंकि इन सब में सवालों को सॉल्व करने का एक अप्रोच बताया जाता है कि इंग्लिश ये देखो एडजेक्टिव के बाद भर, भर के बाद ऐसे N1 N2 करके क्या भी कुछ होता है। मैं क्वांट में बताता हूँ कि यहाँ पे रेशियो इसलिए नहीं लगेगा, वहां पे परसेंटेज है, ये ऐसा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता। हम रीजनिंग में यहाँ पे बैठा दोगे तो गलत, आपके अप्रोचेस हैं इसमें। हाँ ना, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, इसका नाम मॉनिटर का नाम मॉनिटर क्यों रखा गया है, किस पूछ के देखना जरा, क्लास से ऐसे थ्रो आउट निकाल ना दिया जाए, ठीक है। तो ये सारे सीपीयू का चीज, सीपीयू तो वही चीज है, ठीक है। सीपीयू का तो बच्चे जानते हैं क्यों सीपीयू रखा है, मॉनिटर का तो मुझे नहीं लगता है। मॉनिटर मॉनिटर तो माइंड करता है, क्लास मॉनिटर जो भी है यार, मुझे क्या है, पूछ लिया। आप कमेंट मत करना कि सर मॉनिटर को इसलिए मॉनिटर कहा जाता है, दिल से बुरा लगेगा। तो इसमें ज्यादातर आपको खुद से चीजों को रटना होता है, तो इसीलिए मैं आपसे जो रटने वाले चीजें हैं ना, उनको आपको वीडियोस अवॉइड करके आपको कहता हूं पीडीएफ। पीडीएफ कौन सा लगाना है? पीडीएफ अभी के लिए मैं आपको जो सबसे बेस्ट मुझे जो लगा पर्सनली, मैंने देखा था 2-3 दिन पहले स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने से पहले, मैं इससे पहले आपको ऑली बोर्ड का बोल्ट वाला एक मैगजीन भी प्रोवाइड करता था और अड्डा का भी एक मैगजीन प्रोवाइड करता था। बट पिछला वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमारे कॉपीराइट कंटेंट की वजह से बहुत बड़ा ग्रुप था जिसका लॉस हुआ, तो अभी हम उसके पास नहीं जाएंगे। मैं आपको एक सीधा सटीक सोर्स बता रहा हूं, अड्डा का। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। कोई मेरा कोड तो नहीं लगेगा ना, तो कैसे पता चलेगा कि मैंने जो देखा है, तो अड्डा का जो आपका कंप्यूटर का है आरआरबी पीओ मेंस 2024 के लिए, भाई जब आप मतलब कंप्यूटर पीडीएफ और आरआरबी पीओ मेंस 2024 मारते हो ना, तो अभी भी ऊपर 2 साल पहले वाला लिंक जो है वो एक्टिव है पूरा जबरदस्त तरीके से, उसमें शायद ज्यादा डाउनलोड्स हुआ था, वो लिंक अभी भी ऊपर है। तो उसको जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास कंटेंट सेम है, बट उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको सिर्फ आपको शायद कहां तक मिलेगा, 17, 18, 19, 20, 21 तक मिलेगा, ठीक है। बट जब आप इस साल 2024 का एक नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो 24 का एक पीडीएफ है जहां मोबाइल नंबर वगैरह डालना होता है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपके नए नए कंटेंट के साथ उसमें आपका 22 का भी पेपर और 23 का भी पेपर इंक्लूड किया गया पिछले 7 साल के क्वेश्चन में से ही कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। ये इकलौता एरिया जहां से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं हमारे बैंक एग्जाम्स में। और साथ ही साथ जो बाकी आपका पूरा का पूरा कंटेंट है, टोटल 70 to 73 पेजेस का है, उसको आपको बाई हार्ट करना है बस, कैसे क्या। और ये टिक टिक कीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पेपर से पहले कवर होने चाहिए, उससे पढ़िएगा, यहाँ टिक टिक कीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट तो रखा है, मैंने पहले ही बताया था। और बस आपको ऐसा ही करना है, वीडियोस अवॉइड करना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था मैंने बताया। एंड सेम फॉर द केस ऑफ आपका जनरल अवेयरनेस। यहां पे अगर आपको करना है तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, यहां पे भी आपका रोल ऑफ पीडीएफ ज्यादा है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, क्योंकि ये भी रटे रटाए हुए चीजें ही हैं। तो अगर आप इसमें भी वीडियो देखते हो, देखो एक तो क्वांट का वीडियो देखोगे, रीजनिंग का वीडियो देखोगे, इंग्लिश का वीडियो देखोगे, 3 वीडियोस यहीं पे मिनिमम 1.5-2 घंटे के 6 घंटे के वीडियोस आपने मोबाइल में देख लिया है। अब उसके बाद भी अगर आप एक और वीडियो देखोगे तो आपका माइंड जैम हो सकता है। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड ये चीज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये दोनों चीजें आप जितना हो सके
पीडीएफ से कर लीजिएगा। पीडीएफ से जब आप करेंगे तो सबसे पहले प्राइमरी टॉपिक्स जो है वो है आपके ये, इससे आपके मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स जो नेशनल लास्ट के 6 महीने के हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स वाले, करेंसीज वगैरह, जनरल साइंस, ये सब आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट सेकेंडरी में मैंने ये टॉपिक्स रखा है क्योंकि सेकेंडरी जो है वो एक स्टैटिक पार्ट है, वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। एक बस ये वाला आपका करंट इवेंट्स ऑन फाइनेंशियल वर्ल्ड है, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है जनरल वाला, मतलब करंट वाला। इसके बाद बाकी जो है ये आपके सारे के सारे इसका बेसिक है, मतलब ये बैंकिंग का बेसिक है। ये आपको पेपर में इससे कम क्वेश्चंस मिलते हैं बट डायरेक्ट मिलते हैं। मतलब अगर आप एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया को कवर करोगे जिससे डायरेक्ट गारंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वर्थ इट है। तो इन दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑली बोर्ड का बोल्ट जो है आप उसको फॉलो कर सकते हो क्योंकि वो थोड़े डिटेल्ड मैनर में देता है। और साथ ही साथ अगर आप में से किसी ने अफेयर्स क्लाउड को रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया है, वो स्टिक टू इट। ये 2 सोर्सेस मैं आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूं, बोल्ट और आपका अफेयर्स क्लाउड। और ये जो छोटा सा बैंकिंग का हिस्सा, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस भी उसके अंडर ही चला जाएगा, वो आपके डेली बेसिस पे, क्योंकि बैंकिंग के लिए अगर आपने इन दोनों जगह से कहीं से करंट अफेयर्स पीडीएफ वगैरह एनरोल कर रखा है या कुछ, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो अभी करंट इवेंट्स फाइनेंशियल रिगार्डिंग हो रहा है वर्ल्ड में, वो अपने आप उसके अंडर आ जाता है। बट जो बाकी के जो स्टैटिक पार्ट है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा अड्डा का एक कैप्सूल, बस सर्च कर दीजिएगा अड्डा कैप्सूल फॉर मेंस एग्जाम फॉर आरआरबी पीओ मेंस। तो 2022 का है, 11, 21 का है, 16 का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उसके स्टार्टिंग नहीं, उसके एंडिंग में देखना होता है, उसके लास्ट में। उसके लास्ट में आपका बैंकिंग के 20, 22 या 25 पेजेस होते हैं, उसमें आपका एवरीथिंग है, बड़े डिटेल्ड मैनर में लिखा आता है कि नेशनलाइजेशन कब हुआ, नेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट सारे के सारे चीजें। आपका सेबी क्या होता है, सेबी कैसे रेगुलेट करता है, आपका एनएचबी क्या होता है, सरफेसी एक्ट होता है क्या, उस कब आया था, फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, चेक किसके अंदर आता है, किस ये के अंदर आता है, डिमांड ड्राफ्ट किसके अंदर आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कौन सा ये है फ्रेजेस है, सब कुछ उसमें है आपके। और भी बहुत से चीजें, कैमल्स रूल तो अभी और हट गया शायद, और आपके बहुत से छोटे छोटे चीजें हैं जैसे कि आपके क्या प्रोमिसरी नोट्स क्या है आपके, और क्या है कैपिटल एक्सचेंज क्या होता है, ऐसे करके बहुत से चीजें जो है वो कुछ ही पेजेस में बहुत डिटेल में आप समझाने की तरह एक्सप्लेन किया गया है बहुत बढ़िया से। तो आप उसको खुद से जब करोगे ना तो वो चीजें ज्यादा बेहतर होते हैं, दूसरे से करोगे तो वो चीजें ज्यादा जल्दी इवेपोरेट वोलेटाइल होते हैं तो चले जाते हैं। तो मेरा कॉल था आपको, ये दोनों यहां से, ये यहां से। अगर आप किसी एजुकेटर के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो तो प्लीज यार मेरा ये स्ट्रैटेजी सुन के वीडियोस बंद मत कीजिएगा। मैं सिर्फ उन लोगों को ये गाइड कर रहा हूं कि जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया या कर नहीं पाए हैं, अभी से 2 महीने के लिए अगर वो करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैंने वो कहा। और अगर आप पिछले 3 महीने से किसी एजुकेटर को फॉलो करके उनके साथ कंफर्टेबल हो गए हो, भाई तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। यहां मैं एवरेज को ऊपर तो ले जाऊंगा, जो ऊपर है वो एवरेज से नीचे चला जाएगा। तो इफ यू आर स्टिक टू एनी एजुकेटर जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप उन्हीं के साथ पूरा कपड़ा उनके दिए हुए पीडीएफ वगैरह बना रहे हो, परफेक्ट, यू आर सेटिस्फाइड, देन स्टिक टू हिम और हर, आराम से आगे बढ़ो, बढ़िया है। ये सिर्फ मैं उनके लिए, क्योंकि अभी से जो वीडियो देखना चालू होगा जो बंदा करेगा, उसको वीडियोस के साथ कंफर्टेबल होके उन कोर्स, मतलब एक्चुअली प्रोसेस क्या है, कैसे वीडियोस को लेके नोट्स बना के उसका रिवाइज कैसे करते हैं, ये जानते जानते उसका 1-1.5 महीना चला जाएगा और बाकी के और टाइम ही कम होंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन कंप्यूटर और ये के लिए उन्हीं को खास करता। तो यही था मेरे तरफ से एक डिटेल चीज। अब मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता देना चाहता हूं। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया, सारे सब्जेक्ट में मैंने आपसे कहा कि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है। तो मॉक टेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखने, सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सीधा का सीधा सबमिट करके मॉक्स को सॉल्व करते हैं। भाई उससे अच्छा तो मैंने जो मना किया आपको पीडीएफ, आप पीडीएफ ही ले लो यार, आप उसी ही योग्य हो। भाई सबसे मेन चीज होता है 2 घंटे का पेशेंस, और उस 2 घंटे तक पूरा का पूरा आपके माइंड को पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रखना। और वो चीज तभी संभव होगा जब आप 2 घंटे बैठने का आदत करोगे। अभी तक तो आपने जो पेपर दिया वो सिर्फ 45 मिनट का था भाई, उसमें भी 80 क्वेश्चन और वो भी चीजें आते थे, तो सब कुछ आपके फॉर्म में करते करते समय चला जाएगा, वहां समय रहेगा आप कर नहीं पा रहे होंगे, अरे यार क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो ऐसे चीजों को भी टैकल आउट करना है ना। तो इट्स माई जेन्युइन सजेशन कि आप स्किप करके सबमिट ना करें, आप पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट दें, जिससे आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। दूसरा चीज, नेवर रेफर सॉल्यूशन इमीडिएटली। हम लोग क्या करते हैं, मॉक्स खत्म हुआ, आप सीधा जाते हो सॉल्यूशन चेक करते हैं, यार ये था अच्छा ये इसलिए नहीं बना, फिर से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, क्या आपका लैक हो रहा है उस चीज को पकड़ेंगे। जब आप थोड़े देर बाद उस क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करके सॉल्यूशन के पास जाओगे, तो वो जो चीज है आपके दिमाग में एक ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन होगा। मैं आपको आज के डेट पे ये लिख के दे सकता हूं कि अगर आप मॉक्स के बाद तुरंत सॉल्यूशन रेफर कर देते हो ना, एक क्वेश्चन आपको आया नहीं था, आपको ये लगा अरे ऐसा था,
ये मैं कौशिक मोहंती यहीं खड़े होकर गारंटी दे रहा हूं, 1 हफ्ते के बाद आप सेम क्वेश्चन को कीजिएगा, आपसे वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं किया, वो क्वेश्चन आपके अंदर नहीं गया, वो बाहर बाहर से अच्छा यही हुआ, वोलेटाइल रैम में था। रोम में जाने के लिए उस क्वेश्चन को 2-3 बार खुद से पर्सनली और ट्राई करना है, और जब उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे वो रैम नहीं बल्कि रोम में फिट होगा और एक लॉन्गर टर्म के लिए वो रिटेन होकर आपके दिमाग में रहेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम तो क्वेश्चन को ऐसे ही पकड़ के बैठते थे यार, मजा आता था। इससे आपका जो दिमाग का सॉल्विंग स्किल्स है ना वो बढ़ेगा। अब जब आप इमीडिएटली सॉल्यूशन रेफर कर देते हो तो आपका माइंड का पेशेंस लेवल कम हो जाएगा। आप कोई बने बनाए सवाल जो एक्चुअली में 6 से 7 मिनट लेना चाहिए, आपने उस पर 3-4 मिनट स्पेंड करके अरे यार ये तो नहीं बन रहा, छोड़ दें, जबकि 1-2 मिनट में और बन जाता है। एक आइडियल टाइम हर क्वेश्चन का होता है, तो वो पेशेंस भी आप में डेवलप होना है, आप कितने पानी में वो भी जानना है। तो क्वेश्चन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज तभी होगा जब आप उस क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करोगे। हमारा सबसे खराब चीज है, हमने क्वेश्चन देखा, हमें सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा, हो गया। दैट्स नॉट द राइट वे। You have to spend some time with it in order to retain it for a longer period. Number of mocks never matters. बच्चे बोलते हैं सर कितने मॉक्स देने चाहिए, 50 दे दूं क्या, या 100 ही दे देता हूं सर, कोई रोक ही नहीं सकता मुझे। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ मॉक्स कभी मैटर नहीं करते, मॉक्स के एनालिसिस बहुत मैटर करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सॉल्यूशन रेफर नहीं करना, थोड़ा सोचना है, तो वैसे ही आप जब एक मॉक्स दोगे तो उस मॉक के सारे प्रकार के सवाल जो आपसे बन गए हैं उनको अभी आप छोड़ सकते हो इनिशियल, बट अभी आपके पास टाइम है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके सॉल्व हो चुके हैं उसको भी एक बार सॉल्यूशन देख लो, कहीं उसके सॉल्यूशन में उसका कोई बेटर अप्रोच मिल जाए तो जो आपको रियल एग्जामिनेशन में हेल्प करे क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए, उससे भी स्कोर आपके बूस्ट होते हैं। तो अभी के लिए टाइम है, स्ट्रैटेजी रणनीति समय के साथ बदलना है। 1 महीने के बाद मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा, 1 महीने के बाद मैं आपको जो क्वेश्चन आपका करेक्ट है उसको कभी भी सॉल्व करने के लिए नहीं कहूंगा दोबारा, मैं कहूंगा मूव ऑन, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास भी पेशेंस नहीं होगा, आप सुनोगे इसका आंसर उसका आंसर निकालोगे, लेकिन अभी आपके पास समय है। जो क्वेश्चंस गलत है, मुझे लगता है संसार में सारे लोग इसका एनालिसिस तो करते ही करते हैं, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो आपके स्किप हुए हैं या अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं उनको एक बार थोड़ा टाइम फिर से सोचिएगा और फिर उनका सॉल्यूशन रेफर कीजिएगा, और वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा टॉपिक वीकनेस है। अगर मल्टीपल टाइम्स आपसे कोई एक सवाल छूट रहा है कोई एक चैप्टर का, मान लो बोटन स्ट्रीम का, तो आपको पता है कि बोटन स्ट्रीम में कोई ना कोई वीकनेस है, तो रियल पेपर में आप उससे थोड़ा दूर रह सकते हो। तो यही होता है आपका स्ट्रैटेजी, इसी को ही तो कहते हैं। आपका अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार छूट रहा है, मेंसुरेशन, अरे वो तो मैं पढ़ा ही नहीं, तो आपको हिट करेगा कि उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, मार्क्स कहीं आ जाए। तो यही चीजें होते हैं प्रॉपर एनालिसिस का। और एनालिसिस के साथ जब आप मॉक्स देते जा रहे हो, तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूं, आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो वीकली, अगर आप कसम से बोल रहा हूं 3 मॉक दे रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड एंड आइडियल कंडीशन। एनीथिंग मोर देन दैट इज वेरी गुड, बट अगर आप दे रहे हो, मतलब इतना भी नहीं जा रहे हो, तो मिनिमम आपको 2 मॉक तो देने ही देने हैं। क्योंकि अभी अगर आप 2 मॉक आरआरबी पीओ मेंस के 1 वीक में नहीं दे पा रहे हो या क्लर्क मेंस के नहीं दे पा रहे हो ना, तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि आईबीपीएस पीओ मेंस का 1 मॉक भी तुम 1 वीक में दे पाओगे। ये अभी से कह रहा हूं। तो ये हैबिट हमें डेवलप करना है, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी चले बट करना है। तो मैं तो आपको आइडियली मानता हूं कि 3 अगर आप कर लोगे हर अल्टरनेट डे में, एक मंडे वेंसडे फ्राइडे खटाक, मंडे वेंसडे फ्राइडे खटाक। और जब आप कर रहे हो तो आपके पास जिस भी मॉक टेस्ट परचेज किया वो सारे मॉक टेस्ट अच्छे, मत पूछना कौन सा मॉक टेस्ट लूं, सारे मॉक टेस्ट अच्छे हैं। उसके 1 मॉक आपने पीओ मेंस का दिया तो दूसरा अल्टरनेट आप क्लर्क मेंस का दो। इस तरीके से आप देते रहो तो एक बैलेंस बना रहता है कॉन्सेप्ट और स्पीड का, कॉन्सेप्ट और स्पीड का, लर्निंग और इंप्लीमेंटेशन, लर्निंग इंप्लीमेंटेशन का। तो ये एक प्रॉपर आइडिया है, ये मैंने आपको दे दिया। पैरामीटर्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जब आप मॉक्स देते हो तो आपका सबसे ज्यादा एरिया ऑफ कंसर्न रहता है स्कोर। सर मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे, नेवर वरी, वो धीरे धीरे जब आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे, 3 मॉक्स 1 वीक में दोगे, पीओ क्लर्क करके आप समझ रहे होंगे आगे, तो वो अपने आप बढ़ जाएगा। स्कोर्स में कोई टेंशन नहीं है, आपको ध्यान रखने बाकी पैरामीटर्स, जैसे कि आपका जो अटेम्प्ट्स है वो कितने थे, आपका जो एक्यूरेसी है वो कितना रहा, आपका जो परसेंटाइल है वो कितना रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका जो परसेंटाइल है वो कितना रहा। परसेंटाइल में नंबर नहीं दे रहा, बट परसेंटाइल इज अ थिंग विच शुड इंक्रीज विद टाइम पीरियड। मतलब आज आपने मॉक दिया, आपका जितना परसेंटाइल है, आई डोंट केयर 60 है, 99 है, 80 है, 49 है, जो भी है, अगर आप मॉक के बाद मॉक दे रहे हो तो आप आगे बढ़ना चाहिए, और अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका परसेंटाइल बढ़ना चाहिए। तो द नंबर शुड इंक्रीज। अगर आप नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा तो या तो आप एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, या तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न सिर्फ वही होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि सर 80 70 इज गुड। इफ इसका पहला वाला आपने 68 के साथ परसेंटेज स्कोर किया था, 70 इज गुड, बेटर, 72 बेटर, 74 बेटर। इसी तरीके से इंप्रूव होता है, बस नंबर को इस तरीके से कंसिडर करना होता है।
एक्यूरेसी मेंस के पेपर में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा 100% एक्यूरेसी, 99.9 भी अफोर्डेबल नहीं है, 100%, खासकर क्वांट और रीजनिंग दो पेपर, इन दोनों में तो गलतियों की गुंजाइश नहीं है। जहां पे कुछ डाउट है तो डाउट है तो डाउट है, वो कैसे सॉल्व हो जा रहा है आपका? नहीं डाउट है फिर भी ये है, अरे डाउट है फिर भी ये है, ये कौन सा नया स्कीम है भाई? तो जहां डाउट है उसको रखो, समझो। एनालिसिस के टाइम पे क्या होता है, आप ऐसे कुछ गलत क्वेश्चंस मतलब गेस करके मार देते हो, और अगर वो ठीक हो जाता है ना तो आप वो क्रेडिट खुद को दे देते हो। जो मार्क्स आपके डिजर्विंग आप हो नहीं, वो आपको लगता है, मतलब यू आर डिजर्विंग 70 मार्क्स इन द मॉक, बट आपने 10 तुक्का लगाया था एंड यू गॉट 77, नाउ यू आर हैप्पी दैट आई एम एबल टू स्कोर 77। नो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। यू आर कैपेबल टू सॉल्व ओनली 70 क्वेश्चंस, द रेस्ट 7 आर बोनस। तो अगर आप लगाओगे तभी तो आपको बोनस के बारे में पता चलेगा ना। अगर आप लगाओगे ना तो आप अपने रियल पोटेंशियल के बारे में जानोगे कि व्हाट इज एक्चुअली आई एम कैपेबल ऑफ, 70, 68, व्हाटएवर इट मे बी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप तुक्का वगैरह मत मारिएगा, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखिएगा। बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं, इंग्लिश में तुक्का मार देते हैं, और साल भर के पेपर में जहां उनसे 7-8 क्वेश्चन बनने चाहिए, वो 7-8 तुक्का मार के 15-16 दे आर वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इन रियल एग्जामिनेशन दे आर नॉट एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ इंग्लिश, 2-3 नंबर्स दे आर गेटिंग। प्रॉब्लम कहां हुआ? वही। तो जितने आप इन तुक्कों से बचोगे ना, उसका लॉन्ग टर्म पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म मॉक्स के मार्क से आपको इतना ऑब्सेशन क्यों होता है, आई डोंट नो मैन। आप इतने ऑब्सेस्ड उस नंबर से क्यों हो, मुझे भी आज तक नहीं पता। मैंने ये भी नंबर देखे हुए हैं, मॉक्स में बहुत नंबर कम आ रहे थे रियल पेपर में कंपटीटर का, लेकिन उसका हो गया, किसी और का नहीं हुआ जिसके मॉक्स में अच्छे आ रहे थे। तो ये होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अटेम्प्ट्स इन मॉक। आपके मॉक्स में कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास एक नंबर नहीं होगा तब तो आप 50 में भी खुश, 70 में भी खुश, 60 में भी खुश, 100 में भी खुश, 30 में भी खुश। तो नंबर जानने के लिए मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा देना चाहता हूं, कट ऑफ। ये जो है ये आपके साल 2023 का सेक्शन वाइज कट ऑफ है, ये आपके कैटेगरी वाइज है, ये आपका जनरल का है, और ये आपके सब्जेक्ट वाइज है। यहां पे अगर आप देखो तो ये जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 40 है। ऐसा क्यों? हमारे तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क, तो हमारे जब स्कोर कार्ड आते हैं तो हमें यही नंबर्स दिखते हैं। मतलब अगर किसी ने मान लो 10 क्वेश्चन किया है तो उसको 1.25 इंटू होके नहीं मिलता 12.5, उनको 10 ही मिलता है। बाद में वो अपने फाइनल ऑब्टेन्ड स्कोर तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है वो नीचे लिखा जाता है कि रीजनिंग का 1.25 कर दो और क्वांट का 1.25 टाइम्स कर दो। इसीलिए जो आपके कट ऑफ होते हैं ना वो बड़े गंदे गंदे होते हैं भाई। जब तू 4.75 में 1.25 मल्टीप्लाई करेगा, सोच मार्क्स कैसे होंगे। ऊपर से ये दोनों, ये तो कुछ भी नहीं है, इंग्लिश और हिंदी ये सब 1-1 मार्क का, और जनरल अवेयरनेस भी 1-1 मार्क का। बट कंप्यूटर जो है वो उसका आधा होगा, हाफ, यानी कि यही तो आपके पास सीधा सीधा यही बन चुका है आपके पास 2.75, समझ रहे हो? तो आपके ये मार्क्स के बाद आपको आपके फाइनल मार्क्स मिलते हैं। तो आपको मैंने ये जो है ये आप क्वेश्चन मान सकते हो कि इतने क्वेश्चन सही हिसाब से 1-1 मार्क के हिसाब से और 0.25 के डिडक्शन के हिसाब से। आफ्टर दैट इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल स्कोर यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.25 एंड 1.25 इन रीजनिंग एंड क्वांट, you have to multiply 1 in English, Hindi and general awareness, and you have to multiply half in computer awareness, because कंप्यूटर का पेपर 20 मार्क का है, ये जो स्कोर्स हैं ये 40 मार्क्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बार स्टेट वाइज कट ऑफ दिखा देना चाहता हूं, आप अपने स्टेट का देख लीजिए कहां पे लाइक करता है, आप देख लो खुद से। मैं अपने स्टेट का आपको दिखा देता हूं, ओडिशा का है इस पेज पे तो नहीं। ओडिशा का अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास ओडिशा का कट ऑफ है, जहां पे अगर हम देखें तो आई गेस सबसे लास्ट वाला जनरल का कट ऑफ होगा, जनरल का कट ऑफ। तो जनरल का कट ऑफ आपके पास 78.81 है, और ये देखिए ये 78.81 किसका है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, ओबीसी का। तो लगभग सेम ही रहते हैं, मतलब मान के चलो कि जनरल कट ऑफ से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 1-2 नंबर के अंदर ही रहते हैं। तो ये है आपका जनरल कट ऑफ, ठीक है। ये जो 78.81 पाया गया है वो कैसे पाया गया है, एक बच्चा जिसने क्वांट में जो स्कोर किया इसका 1.25, रीजनिंग का 1.25, समझ गए जैसे जैसे। उसके बाद 78.81 जो रखा है वो है सबसे लास्ट बच्चा जिसको ओडिशा से लिया गया था मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए। सेम चीज ये 2023 का था, ये 2022 का है। सेक्शन वाइज कट ऑफ आप देख सकते हो। इससे आपको एक रफ आइडिया लग रहा होगा कि पेपर का सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत हेवी जा सकता है भाई। मतलब आप ठहरे कि रीजनिंग का एक पजल बना दिया, हमें सर्वशक्तिशाली मेंस का पजल बना दिया, अबे 4 पजल बनाएगा तब ये नंबर आएगा, क्योंकि 1-1 मार्क के हिसाब से इंटू 1.25 इसके बाद होगा। तो सोच रहे हो कि कंप्यूटर में 6 का कट ऑफ, जनरल अवेयरनेस में 2.5 का। 2 सालों में अगर आप देखें तो जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ गिरा हुआ है, इस साल भी और गिरेगा, क्योंकि इस बार उसने तो पढ़ने के लिए भी समय तक नहीं दिया है।
ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस इसीलिए मैं कहता हूं कि लिमिटेड पढ़िएगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप वहां पे अपना टाइम बचाइए, क्योंकि आज के टाइम पे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एजुकेटर्स भी नहीं कर पाते। मैं नो ऑफेंस टू एनीवन, अगर आप मुझे भी वैसा सब्जेक्ट दे दो जो वास्ट है, जो अनंत है, जो पढ़ाते पढ़ाते चेंज हो चुका है, समझ रहे हो ना, मतलब तुम पढ़ा रहे हो कि प्रेसिडेंट ये, अरे प्रेसिडेंट तो बदल गया, तो वही है। तो ये चीज है कि उसमें किसी का हाथ नहीं रहता। तो इसमें आप जितना कम एफर्ट्स देके ज्यादा नंबर ऑफ स्कोर्स पुश कर दो, ये दोनों चीजें आपको जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर पे लगाने हैं, ठीक है। इंग्लिश का 9.5, हिंदी आसान है बट 13.25 कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। क्वांट में 8.5 एक अच्छा नंबर था। 2023 में आप अगर देखोगे तो शायद लेवल थोड़ा अप था, जहां पे आपके कट ऑफ जो है 4.75 क्वांट का, उसका आधा था लगभग। यहां पे देखें तो हिंदी यहां पे शायद टफ ही आया है, पिछले साल टफ भी हिंदी आया है, शायद कट ऑफ देखो कम हो रहा है। तो ये डिसाइड आप खुद से कर लेना। और रीजनिंग का थोड़ा कट ऑफ हेवी जा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट पजल्स होते हैं, इसी वजह से करने से एक बार प्रीवियस ईयर आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। 2022 का आप स्टेट वाइज कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लो। मैं एक बार आपको ओडिशा का दिखा देता हूं। तो ओडिशा का जो कट ऑफ है वो 89.5 है। मैं इससे क्या ड्रॉ करूंगा कंक्लूजन, और भी सालों के मेरे पास होंगे, ये साल 2021 का है, मैं सीधा ओडिशा के पास आ रहा हूं। आप अगर देखना चाहते हो तो एक बार देख लो यार, पीडीएफ शेयर कर दूंगा नहीं तो टेलीग्राम पे यार। ओडिशा का जो कट ऑफ है वो 81.88। तो मैं यहां पे सिर्फ आपको एक नंबर देना चाहता हूं, 81, 89 और 78, कहीं ना कहीं 80s 90s के बीच में आपके कट ऑफ रह रहे हैं। तो आपको मान के चलना है कि पहले तो मुझे 70 का आंकड़ा पार करना है, धीरे धीरे उसको 80 पुश करना है, और कोशिश करके अगर हम लास्ट तक, पेपर के एंड तक, अगर मॉक्स में 90 प्लस पुश कर पा रहे हैं इन केस टोटल में, तो इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। अब किसमें क्या है इंडिविजुअली तो मैंने आपको दिखा रखा है, आपका स्ट्रेंथ आपका वीकनेस वो आप चूज करोगे, एंड दीज नंबर्स आर आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट 1.25 वगैरह, वो चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक रफ नंबर दे दिया पीओ के लिए, अब एक रफ नंबर दे देता हूं आरआरबी, अच्छा ये तो खत्म। अब एक रफ नंबर आपको दे देता हूं क्लरिकल्स के लिए, ठीक है। और भी है क्या, हाँ, ये आरआरबी क्लर्क मेंस का 2023 का कट ऑफ है, आप एक बार देख लो। अब आपके दिमाग में है सर कहां 80s, मैंने कहा हाँ, और कहां ये ओडिशा का 62.88, मतलब सर क्या उल्टा चल रहा है क्या? मैंने कहा नहीं बाबा उल्टा नहीं, यहां पे एक और चीज सीखने लायक है। क्लरिकल का जो ये कट ऑफ दिख रहे हैं ये सब आउट ऑफ 100 है, पीओ का जो सारे के सारे आपको दिखते हैं वो आउट ऑफ 200 है, मतलब वो वैसे ही जैसे मैंने कहा 1.25 1.25 111.5 मल्टीप्लाई करके, यहां पे सेम चीज करना है आपको। क्वांट में 1.25, रीजनिंग में 1.25, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी 111, और कंप्यूटर में हाफ। जो नंबर आएगा वो 200 से आता, बट पता नहीं उनका क्या मन करता है, बट वो उस चीज को हाफ से कैलकुलेट करते हैं, मतलब फिर उसका फर्दर हाफ होता है। मतलब सब कुछ करने के बाद अगर एक बंदे का 123 आया होगा, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो उसको जो मार्क्स 100 से मिला होगा वो 61.5 होगा, उसी स्टाइल का, समझ गए एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहां पे अब जब करोगे तो इन नंबरों को जब आप ध्यान दे रहे हो ना, तो मॉक्स में शायद, मैंने तो मॉक नहीं दिया है अभी, तो ये आपके 2022 का कट ऑफ है, देख सकते हो, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट अगर स्क्रीनशॉट रखोगे, जूम वगैरह करके देखना चाहोगे देख सकते हो। ये आपका भाई कितना बड़ा है, ठीक है। और ये आपका 2021, 3 साल के मैंने आपको कट ऑफ दिखा दिया, सब 60s के घर में तो है ही, 70s के घर में नहीं है। 60s के घर मतलब अगर मैं देखूं तो लगभग सारे स्टेट्स के आपके जब 60s के घर में है नंबर, तो 60 65, तो 65 को एवरेज मान के अगर मैं 130 लूं, तो 130 तक का हमें सफर तय करना पड़ेगा 200 में से। अब समझे कि वहां पे मैं पहले 70s पुश करा था, फिर 80s, फिर 90s, अब यहाँ 130 के लिए आप धीरे धीरे 110 तक तो पहुंच ही जाओगे, 110 के बाद 120 120 130, ऐसे नंबर अगर आप मॉक टेस्ट में पा रहे हो, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल आपके रियल एग्जामिनेशन से एक लेवल ऊपर ही रहेगा, हमेशा वो आपको प्रैक्टिस करवाने के फॉर्म में रहता है, तो इसीलिए उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये नंबर मैंने आपको एक दे दिए जो कि आप टारगेट कर सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे के सारे चीजें कह दिए, अब सिर्फ यही चीज है हाउ टू बैलेंस प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि मैंने आपको सारे सोर्सेस वगैरह सब कुछ बता दिया। हाउ टू बैलेंस प्रीलिम्स विथ मेंस, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस आपको क्या करना है, टाइम के साथ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने। आपको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी दिन किसी एजुकेटर का प्री का क्लास अटेंड कर दिया तो उस दिन तो आपको मॉक भी देने की जरूरत नहीं, उस दिन आप मेंस का मॉक दो। अगर आपने एजुकेटर का मेंस का क्लास अटेंड कर दिया तो उस दिन प्री का मॉक दे दो।
तो इसी में आपका बैलेंस और संतुलन बना रहेगा। आपको और ज़्यादा कुछ नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस इतना सीधा सा काम है। आपको प्री और मेंस को डायरेक्टली बैलेंस करके लेके चलना ही चलना पड़ेगा। और ये वीडियोस खासकर उनके लिए था, वही लोग देख रहे होंगे जिन्होंने प्री के लिए अच्छे से तैयारी किया है, जिनको प्री क्लियर होगा, उनका कॉन्फिडेंस है। तो एक बार वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना दोस्तों, तो बाकी आने वाले एग्जामिनेशन में भी प्री में आपका निकल जाता है। बस आप स्पीड के साथ उसको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो स्पीड ना जाए, टच रहे आपका। और बाकी आपका पूरा फोकस अगर मेंस पे दे रहे हैं तो ही आपके लिए अच्छा है। उम्मीद करूंगा कि मैंने आपके सारे के सारे पॉइंट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। मैं इस चाहता तो लाइव भी ले पाता, बट लाइव में डिस्ट्रैक्शन थोड़ा होता और मेरे दिमाग से कोई पॉइंट शायद स्किप हो सकता था, इसलिए मैंने पूरे डिटेल में पूरा का पूरा वीडियो बनाया। अगर सेशन पसंद आया होगा तो जाने से पहले एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो में कौन से पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल लगे और जेन्युइन लगे उस पॉइंट के बारे में एक बार कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि उनमें से डिराइव कोई और अगर मेरे पॉइंट्स दिमाग में आए तो मैं उसको भी आप तक पहुंचा पाऊँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ। आपके कमेंट्स का इंतजार। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपके लिए कल इसी चैनल पे आरआरबी पीओ मेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे, और आपके प्री और मेंस की तैयारी अल्टरनेट डिस्प्ले इस चैनल पे चलेगा, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय जगन्नाथ।